नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 16th ऑफ अक्टूबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक इंडिया नीड्स अ रेफ्यूजी पॉलिसी डॉक्यूमेंट दैट इज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। इसी के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, ये सारी चीजें अटैच करके मैं बताऊंगा। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए यहाँ पे क्या है, इंडिया नीड्स मतलब भारत को जरूरत है। नीड्स ये वर्ब की पांचवी फॉर्म है, यानी यहाँ पे रूल होगा सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। इंडिया को जरूरत है। यहाँ पे किस बारे में जरूरत है इसके बारे में यहाँ पे चर्चा है। इंडिया को जरूरत है और रेफ्यूजी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स के लिए जो चीजें क्या है, दैट इज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है, यानी जो चीजें अनबायस्ड है। इसका मतलब होता है फेयर बोल सकते हैं या अनबायस्ड, जिसका मतलब है जैसे किसी के पक्ष में कोई बात नहीं हो उसको बोलते हैं। इसको याद रखेंगे। जिसको अनबायस्ड जिसको बोलते हैं, जिसके पक्ष में नहीं होता उसको बोलते हैं। इसमें एक वर्ड बहुत ही अच्छा है, रेफ्यूजी। इसका मतलब समझ लीजिएगा। इसका मतलब होता है वह व्यक्ति जिसे युद्ध या हिंसा या उत्पीड़न के कारण अपना देश छोड़कर दूसरे देश में सुरक्षा की तलाश करनी पड़ती है, उसी को बोलते हैं रेफ्यूजी। तो रेफ्यूजी का मतलब यही होता है, इसको याद रखेंगे। अलग अलग मीनिंग है उसके। जैसे एक तरह से कह सकते हैं जो डिस्प्लेस्ड पर्सन है, रेफ्यूजी का मतलब होता है डिस्प्लेस्ड पर्सन। जो बेघर हो गए हैं उनको बोलते हैं। ये जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है दैट इज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए। जो चीजें फेयर होनी चाहिए या अनबायस्ड, यानी किसी के पक्ष में नहीं होनी चाहिए। किसी के पक्ष में नहीं होने को बोलते हैं अनबायस्ड यानी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ स्टोरी पे। स्टोरी में एक एक चीज को अलग अलग करके मैं बताने वाला हूँ। इनको समझने के लिए और जानने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। इससे आपकी इंग्लिश का लेवल अच्छा हो जाएगा। इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। आपका जो भी लेवल है उससे आप एडवांस्ड लेवल तक पहुंच जाएंगे। अब यहां से एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को अलग अलग करके मैं बताऊंगा। आप सुनिएगा और समझिएगा। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह has rightly stressed the need to make a distinction between refugees and infiltrators। अब देखिए, रेफ्यूजी का मतलब जैसा कि मैंने कहा डिस्प्लेस्ड पर्सन बोलते हैं, उसी प्रकार से एक वर्ड मिला जो सीखने वाला वर्ड है। इन्फिल्ट्रेटर्स का मतलब होता है पर्सन हु सीक्रेटली ज्वाइंस अ ग्रुप और प्लेस टू गैदर इंफॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं घुसपैठी, जिसको बोलेंगे। इसकी हिंदी होती है घुसपैठियां। जो घुसपैठी करने वाले हैं उनको बोलते हैं इन्फिल्ट्रेटर्स। जहां पे अनडॉक्यूमेंटेड तरीके से जो व्यक्ति घुस जाते हैं, इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं स्पाई। स्पाई अक्सर आप फिल्मों में सुनते होंगे, स्पाई या कोई एजेंट है किसी का, उसको बोलते हैं या तो स्पाई बोलेंगे या तो वहां पे इसका मतलब एजेंट बोल सकते हैं या स्पाई। बहुत बार फिल्मों में ऐसा यूज होता है कि मोल ढूंढना है, कोई मोल है इस पर्सन, इस ग्रुप में, इस कम्युनिटी में कोई मोल है, यानी MOLE। इसका मतलब ये स्पाई होता है। जो घुसपैठियां जिसको बोलते हैं, जो कहीं पे घुसे पड़े हैं उनको बोलेंगे। और यहाँ पे रेफ्यूजीज का मतलब होगा डिस्प्लेस्ड पर्सन। जो पर्सन बेघर हो गए हैं उनको बोलेंगे। तो ये इस प्रकार से आप याद रखेंगे। तो एक एक लाइन को अलग अलग करके समझेंगे। देखिए, यहाँ पे पूरी लाइन का मतलब ये हुआ, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज राइटली। राइटली मतलब होता है करेक्टली। ये एडवर्ब की तरह वर्क करेगा। हैज स्ट्रेस्ड मतलब जोर दिया है उन्होंने। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सब्जेक्ट है अमित शाह है। हैज के साथ V3 आ गई। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ या तो हैज या हैव, उसके साथ V3 अटैच करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह राइटली स्ट्रेस्ड, उन्होंने जोर दिया करेक्टली तरीके से, द नीड टू मेक अ डिस्टिंक्शन,
जरूरत है, नीड यहाँ पे नाउन है। देखिए जब भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन से एक वर्ड पहले आए और आर्टिकल लग जाए, तो सिंगल वर्ड से पहले आर्टिकल लग जाए तो नाउन की तरह वर्क करेगा। यहाँ पे नाउन नीड नाउन है, ऐसे नीड के कई रूल हैं। डेयर एक वर्ड होता है, नीड है। ये दोनों ही हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। हेल्पिंग वर्ब की तरफ वर्क करेगा तो इसके साथ इन्फिनेटिव नहीं लगाएंगे। अगर मेन वर्ब की तरफ वर्क करेगा तो इनके साथ इन्फिनेटिव लगा सकते हैं। और यहाँ पे नाउन है किस बारे में, टू मेक अ डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन का मतलब डिफरेंस होता है। डिस्टिंक्शन का मतलब हो जाएगा डिफरेंस। जैसे कोई चीज के बारे में डिफरेंस बताने को डिस्टिंक्शन बोलेंगे। डिफरेंस मतलब होता है भेदभाव। यहाँ पे रेंस हो जाएगा, रेंस। भेदभाव जिसको कहते हैं उसको डिस्टिंक्शन बोलेंगे। बिटवीन दो, देखिए बिटवीन हमेशा दो के लिए आता है, बिटवीन के साथ पेयर कंजंक्शन एंड आएगा। रिफ्यूजीज और इनफिल्ट्रेटर्स के बीच में उन्होंने कहा कि भेदभाव मतलब कि डिफरेंस जानने की जरूरत है। एक तरह से कॉन्ट्रास्ट के सेंस में आता है। पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। यहाँ बात ये हुई, यूनियन होम मिनिस्टर ने राइटली मतलब सही तरीके से स्ट्रेस दिया, इस बात पे जोर दिया है, जरूरत है, नीड है, टू मेक डिस्टिंक्शन, एक तरह से भेदभाव करने की यानी डिफरेंस करने की, कि रिफ्यूजीज कौन है और इन्फिल्ट्रेटर्स कौन है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में जानने की जरूरत है। इसके बारे में जानने की जरूरत है, यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं। ये बात अमित शाह की स्टेटमेंट है, जो कि यूनियन होम मिनिस्टर है। वैसे तो यूनियन मिनिस्टर से पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं, बट इनका नाम जिक्र है इसलिए आर्टिकल नहीं आएगा। यहाँ पे हो गया, अब इसको समझेंगे। ये है सब्जेक्ट, ये हैज हेल्पिंग वर्ब, राइटली एड वर्ब है। और स्ट्रेस ये क्या हो जाएगा, वर्ब। नीड नाउन है, मेक वर्ब है, डिस्टिंक्शन नाउन है, बिटवीन प्रेपोजिशन है, रेफ्यूजीज नाउन है, इनफिल्ट्रेटर्स नाउन है। बिटवीन के साथ एंड पेयर कंजंक्शन आ गया। तो पहले समझे, मीनिंग जाने, और अलग अलग करके समझेंगे। अब देखिए कैसे पता चली ये बात। डिस्टिंक्शन के लास्ट में टी आई ओ एन है। जब भी वर्ड के लास्ट में टी आई ओ एन, एम ई एन टी, ओ आर ई आर, डबल ई आर, टी वाई सी ई, कई हैं इसमें, नेस, इज्म, ये सारी चीजें लगी रहे, वो सारे वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। इसको समझेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद राइटली यानी राइट में एल वाई लग गया। जब भी सेंटेंस में एडजेक्टिव में एल वाई अटैच करेंगे उसको मानेंगे एडवर्ब। एडजेक्टिव में एल वाई आ जाए एडवर्ब। और नाउन में जैसे ही आप अटैच करेंगे एल वाई तो बनेगा एडजेक्टिव। और वर्ब में जैसे ही आप अटैच करेंगे एल वाई तो वो बनेगा एडवर्ब। एडवर्ब बन जाएगा, उसको याद रखेंगे। तो यहां तक बात हो गई पूरी तरह से। इन्फिल्ट्रेटर्स नाउन है, रिफ्यूजीज नाउन है, इनके बारे में बात हो रही है। दो मतलब यद्यपि, ये सब कंजंक्शन की तरह वर्क करेगा, कनेक्टर में आता है। दो का मतलब होता है यद्यपि, डिस्पाइट द फैक्ट दैट, ये मानते हैं इसको वैलिड। जो वैलिड है, वैलिड मतलब जो चीजें सही हैं। वैलिड का सेंस होता है जो भी चीजें, वैलिड का मतलब है जो भी चीजें सही हैं, यानी वेल फाउंडेड, करेक्ट के सेंस में आता है। ऑथेंटिक बोल सकते हैं। द प्रॉब्लम लाइज, ये जो प्रॉब्लम निर्भर करती है, इन द एप्लीकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स बाय दोज इन पावर, इस ऑब्जेक्टिव के पैरामीटर्स पे चीजें होती हैं, बाय दोज उनके द्वारा, इन पावर टू मेक अ डिस्टिंक्शन, जो डिस्टिंक्शन कर सके यानी डिफरेंस बता सके। आगे इसमें है, इवन वेयर प्रॉपर पॉलिसी एंड लीगल फ्रेमवर्क एग्जिस्ट, जहां पे प्रॉपर पॉलिसी और लीगल जो फ्रेमवर्क है मतलब स्ट्रक्चर है एग्जिस्ट करता है। इश्यूज इश्यूज में अराइज, जो इश्यूज हैं में अराइज, ये चीजें अराइज हो सकती हैं। ऑल्सो एट प्ले इज द लेवल ऑफ ऑफिशियल अंडरस्टैंडिंग, ये चीजें क्या है, एक तरह से लेवल है ऑफिशियल अंडरस्टैंडिंग का। पूरी लाइन का मतलब मैं समझाता हूँ। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज राइटली स्ट्रेस, उन्होंने सही तरीके से स्ट्रेस दिया है कि जरूरत है मेक डिस्टिंक्शन, मतलब कोई चीज को डिफरेंस करने की, कि रेफ्यूजीज कौन है और इन्फिल्ट्रेटर्स कौन है। रेफ्यूजीज मतलब जो डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, और इन्फिल्ट्रेटर्स का मतलब होता है, इन्फिल्ट्रेटर्स का मतलब होता है जो व्यक्ति घुसपैठिया हो जाते हैं, स्पाई है, मोल है, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड आते हैं। दो यद्यपि
वैलिड जो सही है, प्रॉब्लम लाइज करता है एप्लीकेशन पे कि ऑब्जेक्टिव पे के पैरामीटर्स पे बाय दोज, उनके लिए इन पावर, जो पावर में है। मेक अ डिस्टिंक्शन जो डिफरेंस बता सके। इवन वेयर प्रॉपर पॉलिसी, जो प्रॉपर पॉलिसी है और लीगल एग्जिस्ट करता है। इश्यूज में अराइज, इश्यूज अराइज हो सकती हैं। मॉडल के साथ हमेशा एक्टिव सेंटेंस में वी वन लगाते हैं। अराइज का मतलब होता है कोई भी चीज राइज होना, वो बाहर निकलना। ऑल्सो, ऑल्सो एट प्ले इज द लेवल ऑफ ऑफिशियल अंडरस्टैंडिंग। ये चीजें क्या है, एक तरह से ऑफिशियल अंडरस्टैंडिंग की बात है कि कौन इन्फिल्ट्रेटर्स है, कौन रिफ्यूजीज है। यहां तक मैंने ग्रामेटिकल चीजों को बता दी है, यहां समझेंगे। दो यद्यपि वैलिड नाउन की तरफ वॉक करेगा। देखेंगे यहां से। वैसे वैलिड तो एडजेक्टिव ही होता है। प्रॉब्लम सब्जेक्ट है, लाइज V5 है, एप्लीकेशन नाउन है। ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव है, पैरामीटर्स नाउन है। देखिए ये आईवी आ गया, जिस वर्ड के लास्ट में आईवी आ जाए, एबल आ जाए, फुल आ जाए, लेस आ जाए, उसके अलावा ARY आए, नहीं ARY इसमें नहीं आए, ओएस आए, एल आए, वो सभी वर्ड्स कहलाते हैं एडजेक्टिव। इसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी होंगी जो आगे बताऊंगा मैं। तो ये प्रोनाउन के लिए आता है इन पावर, तो पावर में है। टू मेक वर्ब है, डिस्टिंक्शन नाउन है। इवन वेयर प्रॉपर, ये वेयर कंजंक्शन है। प्रॉपर पॉलिसी, प्रॉपर एडजेक्टिव है, पॉलिसी नाउन है। लीगल मतलब होता है कोई चीज वैध है। फ्रेमवर्क नाउन है। एग्जिस्ट, ये वर्ब है। दो की बात हो गई जिसमें वर्ब आ गया प्लूरल, यानी यहाँ पे पॉलिसी है और एक तरह से फ्रेमवर्क है। दो चीजों की बात हुई इसलिए V1 आ गया। इशूज प्लूरल है, मे के साथ V1 आ गया। मॉडल के साथ हमेशा V1 लगाते हैं एक्टिव सेंटेंस में। और जो भी मॉडल्स आते हैं उनके साथ बी के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ेंगे। आइए दोस्तों, यहां से मैं आपको लिए चलता हूं आगे। अब देखेंगे यहां से क्या बात हुई है। इन इंडिया, भारत में, विच इज नॉट सिग्नेटरी टू 1951 यूएन कन्वेंशन ऑन स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज, एक नियम कानून दिया है। द 1967 जो प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग, मतलब भारत में क्या है कि विच इज नॉट सिग्नेटरी, ये चीजें सिग्नेटरी नहीं है। ये बात यहाँ पे राइटर कहना चाह रहे हैं। इसको समझेंगे क्या बात हुई है, इसको देखेंगे अच्छे तरीके से। सिग्नेटरी का मतलब होता है पार्ट, अ पार्टी दैट हैज साइन एन अग्रीमेंट। एक पार्टी जिनके साइन और अग्रीमेंट होती है जिसको बोलते हैं, मतलब विच इज नॉट सिग्नेटरी है, जिसका साइन और अग्रीमेंट नहीं है। टू 1951 यूएन कन्वेंशन ऑन स्टेटस रेफ्यूजीज का जो यूएन कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग एक नियम है, उसकी बात समझ लीजिए फिलहाल ये। ऐसे कन्वेंशन का मतलब होता है जैसे एक तरह से वे इन विच समथिंग इज यूजुअली डन। एक तरह से अग्रीमेंट को कन्वेंशन बोलते हैं। कन्वेंशन मतलब अग्रीमेंट हो जाता है। 1967 प्रोटोकॉल है जो नियम है, देर इज नो कॉम्प्रिहेंसिव सिग्नल, अ सिंगल लॉ डिफाइनिंग हु अ रिफ्यूजी इज। मतलब कोई ऐसा नियम नहीं है 1967 के अकॉर्डिंग। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब पूरी तरह से, सिंगल लॉ जो डिफाइन कर रहा है हु अ रिफ्यूजी इज। हु यहाँ पे कंजंक्शन है, इज यहाँ पे लास्ट में आया, सीधा करके लिखा हुआ है। तो कौन रिफ्यूजी हैं। लिविंग स्कोप, स्कोप छोड़ता है फॉर आर्बिट्ररी एक्शन। आर्बिट्ररी का मतलब मनमाना होता है। आर्बिट्ररी का मतलब हो जाएगा, वहां पे मनमाना की बात होती है। आर्बिट्ररी का मतलब होता है मनमाना। एक तरह से बहुत सारे वर्ड आते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ आर्बिट्ररी। इसके लिए वर्ड आता है कैप्रिशियस। कैप्रिशियस बोल सकते हैं, अवे म्यूजिकल बोल सकते हैं।
जिसका मतलब मनमाना होता है। टिल द एंड ऑफ मार्च 2025, अपार्ट फ्रॉम मतलब इसके अलावा, बहुत ऐसे वर्ड है जहां पे फ्रॉम लगाते हैं। अपार्ट के साथ फ्रॉम आता है, उसके अलावा डिफरेंट के साथ, ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है, डिफरेंट के साथ हमेशा फ्रॉम आता है। उसके अलावा बहुत ऐसे वर्ड्स हैं, अपार्ट फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम। फ्री के साथ हमेशा फ्रॉम लगाते हैं, फ्री फ्रॉम। उसके अलावा फ्री फ्रॉम, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जहां पे फ्रॉम प्रपोजिशन लगाते हैं। यहाँ पे बात क्या होगी, देयर इज नो कॉम्प्रिहेंसिव सिंगल लॉ जो डिफाइन करता है रिफ्यूजी कौन है। लिविंग स्कोप फॉर आर्बिट्ररी एक्शन, जो ये बताता है एक मनमाना एक्शन। टिल द एंड ऑफ 9 मार्च 2025, अपार्ट फ्रॉम द सिटीजनशिप एक्ट 1958। इसके अलावा 55 है, क्षमा चाहूंगा इसलिए। जो अपार्ट फ्रॉम द सिटीजनशिप एक्ट 1955 का जो एक्ट है, एंड पासपोर्ट्स एक्ट 1967, देयर यहाँ पे लिखा है 3 लॉज, जो 3 लॉज हैं। फॉरेनर्स एक्ट 1946, द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 एंड पासपोर्ट एंट्री इन इंडिया 1920 वर अप्लाइड, ये चीजें अप्लाई की गई थी। ये बात कही जा रही है। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे, पहले यहां से देख लेंगे ग्रामर। भारत में विच इज रिलेटिव प्रोनाउन है, इज के पास ये नाउन है, कन्वेंशन नाउन है, ये सब नाउन में आएगा। देयर इज कॉम्प्रिहेंसिव एजेक्टिव है, सिंगल नाउन एजेक्टिव है, और ये नाउन है, डिफाइन करता है, रिलेटिव प्रोनाउन है यानी कंजंक्शन है। रिफ्यूजी इज मेन वर्ब है। लिविंग स्कोप छोड़ते हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आर्बिट्रेरी एडजेक्टिव है, एक्शन नाउन है। टिल द एंड, एंड नाउन है, मार्च के लास्ट में। अपार्ट फ्रॉम, सिटीजनशिप एक्ट, ये नाउन है। पासपोर्ट, ये सब नाउन है। सब चीजें के बारे में बात है, नाउन की तरह वर्क कर रहा है। इसको फिर से मैं यहां से समझाऊंगा ताकि पूरी लाइन समझ में आएंगी। टिल द एंड ऑफ 2025, 2025 के एंड तक, अपार्ट फ्रॉम सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड पासपोर्ट एक्ट्स 1967, 3 लॉज यानी फॉरेनर्स एक्ट 1946, द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 एंड पासपोर्ट एंट्री इन इंडिया 1920, ये जो चीजें हैं वर अप्लाइड की गई टू डील विद फॉरेन नेशंस, नेशंस इंक्लूडिंग रिफ्यूजी सीकर्स, जो रिफ्यूजी सीकर्स है उनके लिए डील करने के लिए। डील विद का मतलब होता है हैंडल करना। डील विद एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब हैंडल करना, और डील इन का मतलब होता है व्यापार करना। डील इन का मतलब होता है व्यापार करना। फ्रॉम अप्रैल, द इमिग्रेशन, इमिग्रेशन जो देश में आते हैं, ई से, और जो इमिग्रेट होते हैं, ई से स्पेलिंग होती है। इमिग्रेट जो हो जाते हैं उसका मतलब देश छोड़कर जो जाते हैं उसको बोलेंगे। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट रिप्लेस्ड करता है थ्री प्री इंडिपेंडेंस लॉज एंड सबज्यूम्ड द इमिग्रेशन। आगे है कैरियर्स लाइबिलिटी एक्ट 2000, जो 2000 की जो एक्ट है उसकी रिकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। देखिए बोला कि टिल द एंड ऑफ 2025 के एंड की बात है। अपार्ट फ्रॉम सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसके अलावा पासपोर्ट एक्ट 1967, और ये जो एक्ट है, रजिस्ट्रेशन का जो एक्ट है, और जो भी एंट्री इंडिया में होने का जो एक्ट है, वो अप्लाइड किए गए थे डील करने के लिए फॉरेन नेशंस को, इंक्लूडिंग रेफ्यूजी था। सीकर्स जो भी डिमांड, जो मांगते थे रेफ्यूजी के लिए, उनके लिए भी ये चीजें अप्लाई की गई थी। फ्रॉम अप्रैल द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट रिप्लेस्ड हो जाएंगे अप्रैल महीने से, एंड प्री प्री डिपेंडेंस लॉज सब्ज्यूम्ड हो जाएंगे, एंड इमिग्रेशन कैरियर्स लाइबिलिटी एक्ट 2000 की बात है, ये इस टाइप से सब्ज्यूम्ड हो जाएंगे। सब्स्यूम्ड का मतलब होता है इंक्लूडेड, शामिल करना। इसका मतलब हो जाएगा इंक्लूडेड, इसका मतलब है शामिल करना। आइए दोस्तों, आपको मैं आगे लिए चलता हूं, फिर से समझेंगे। फ्रॉम बोल रहा है यहां से, अप्रैल महीने की बात है। इमिग्रेशन जो देश में आते हैं, फॉरेनर्स एक्ट रिप्लेस्ड कर लेंगे थ्री प्री डिपेंडेंस लॉज सब्ज्यूम्ड, जो चीजें इंक्लूडेड की जाती हैं इमिग्रेशन। इमिग्रेशन के बारे में क्या बात हो गई,
लाइबिलिटी एक्ट 2000 2000 की बात है। वाइल जबकि ये सब यहां से विरोधाभास चलेगा, अपोजिट की बात होगी। दिस स्ट्रीमलाइंड लीगल फ्रेमवर्क, ये जो लीगल फ्रेमवर्क है मतलब जो स्ट्रक्चर है, द एब्सेंस ऑफ रिफ्यूजी पॉलिसी डॉक्यूमेंट, इसमें कमी क्या चीज की है? एब्सेंस मतलब पॉसिटी को बोलते हैं। पॉसिटी मतलब कमी होती है। रिफ्यूजी पॉलिसी डॉक्यूमेंट हैज ऑल्सो लेड, ये चीजें लीड कर चुकी हैं। लेड के साथ टू लगा होता है, हैज के साथ वी थ्री आ गई। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। डिफरेंट यार्डस्टिक्स, एक डिफरेंट यार्डस्टिक्स को बता रहा है, मेजरमेंट्स को बता रहा है। यार्डस्टिक्स मतलब होता है स्टैंडर्ड्स, मापदंड करने की चीज को बोलते हैं। फॉर रिफ्यूजी कम्युनिटी इन इंडिया, जो भारत में रिफ्यूजी कम्युनिटी है उनके लिए। वाइल देयर वाज अ रिहैबिलिटेशन पॉलिसी इन 2014, 2014 में एक तरह से था रिहैबिलिटेशन। इसका मतलब है सुधार प्रक्रिया, पुनर्वास जिसको कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ रेस्टोरिंग समवन नॉर्मल, जिसको रिहैबिलिटेशन का मतलब सेम प्रोसेस करना, सुधार करना, पुनर्वास करना जिसको बोलते हैं। फॉर अबाउट 63,000 तिब्बतन रिफ्यूजीज को, ये सारी बातें थी। चलिए यहां से आगे मैं यहाँ पर समझिएगा। अप्रैल नाउन है, इमिग्रेशन ये सब नाउन में आएगा, रिप्लेस्ड करता है, किया था, ये सब नाउन में आएगा। इमिग्रेशन जो दिया, वाइल जबकि दिस एजेक्टिव है, स्ट्रीमलाइंड एजेक्टिव है, लीगल एजेक्टिव है, नाउन हो गया है। ये जो स्ट्रीमलाइंड लीगल जो फ्रेमवर्क है, स्ट्रीमलाइंड का मतलब होता है, देखिए स्ट्रीमलाइंड का मतलब क्या होता है एक तरह से। स्ट्रीमलाइंड का मतलब हो जाएगा एक तरह से काफी फॉर्म प्रेजेंट्स जिसको बोलते हैं। द एब्सेंस ऑफ रिफ्यूजी पॉलिसी डॉक्यूमेंट है हैज लेड टू डिफरेंट यार्डस्टिक्स, एक स्टैंडर्ड को लीड किया है फॉर रिफ्यूजी कम्युनिटी जो भारत में उनके लिए। वाइल अब यहाँ पे क्या है? एब्सेंस कमी है, नाउन है, रिफ्यूजी नाउन है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट नाउन है, हैज के साथ वी थ्री आ गई, डिफरेंट एडजेक्टिव है, यार्डस्टिक्स नाउन है, रिफ्यूजी कम्युनिटी नाउन है, भारत में लिखा है नाउन है। तो ऐसे करके समझेंगे। अब देखिए आगे क्या बात हुई। वाइल मतलब जबकि देर वाज अ रिहैबिलिटेशन पॉलिसी लाई गई थी 2014 में फॉर अबाउट 63 तिब्बतन रिफ्यूजीज के लिए, देर इज नो सच डॉक्यूमेंट फॉर नियरली 90,000 श्रीलंकन तमिल्स के लिए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं था ऐसा। एट द एंड ऑफ जून 2023, जहां पे ये मुद्दा सुने होंगे, काफी ये बात न्यूज चैनल पे या न्यूज पेपर में ये सारी बातें आती थी। द पॉपुलेशन ऑफ रिफ्यूजीज और पर्सन्स ऑफ कंसर्न इन इंडिया वाज 2.1 लाख, इतना माना गया, जो कि म्यांमार के हैं, अफगानिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया के हैं। रिफ्यूजी जो यहाँ के लोग वहां रह रहे हैं, मतलब पहले से वो डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं, वहां पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको सताया जा रहा है, काफी काफी परेशान किया जा रहा है, तो उनके लिए ये बात कही गई थी, नियम लाया गया था। देखिए पूरे ये समझने वाला टॉपिक है। जैसे मुद्दा क्या है, जबकि देर वाज रिहैबिलिटेशन कराया गया 2014 में अबाउट 63,000 तिब्बतन रिफ्यूजीज के लिए, देर इज नो सच डॉक्यूमेंट फॉर नियरली 90,000 श्रीलंकन तमिल्स के लिए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं बताया गया, नहीं है, ऐसा कहने का सेंस है। एंड ऑफ जून 23 की बात है। पॉपुलेशन ऑफ रिफ्यूजीज पर्सन कंसर्न इन इंडिया, इतना हो गया था पॉपुलेशन 2.1 लाख। ऑल्सो जो कि यहाँ के म्यांमार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीका यहाँ के थे। अब यहाँ पे ग्रामर वाली चीजों को जानेंगे। देखिए वाइल जबकि का सेंस है देयर वाज मेन वर्ब है, रिहैबिलिटेशन नाउन है, पॉलिसी नाउन है, अबाउट प्रेपोजिशन है या ये नाउन हो जाएगा, तिब्बतन एडजेक्टिव है, रिफ्यूजीज नाउन है, देयर इज नो सच डॉक्यूमेंट नाउन है, इज अगर आगे देयर के साथ इज लगा है, आगे प्लूरल की बात होगी तो आर हो जाता, आगे सिंगुलर की बात है तो इज है, नियरली एडवर्ब हो जाएगा। श्रीलंकन एडजेक्टिव है, तमिल्स नाउन है, एट द एंड ए टाइम हो जाएगा, पॉपुलेशन नाउन है, रिफ्यूजीज नाउन है, पर्सन्स नाउन है, कंसर्न नाउन है, इंडिया प्रॉपर नाउन है, पॉपुलेशन सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब यहाँ है V2, या अमाउंट दिया हुआ है जो कि जगह का नाम है, सब ऐसे करके समझना है। रीडिंग से डेली आपको नई नई चीजें सीखने को मिलती है और ऑथेंटिक चीजें।
एनी अनडॉक्यूमेंटेड, जो जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। और ओवर स्टेइंग रिफ्यूजी इज रिगार्डेड एज, उनको माना जाता है एन इलीगल माइग्रेट एक्ट, इसको इलीगल माइग्रेट एक्ट माना जाएगा जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा। देखिए ये चीज कल भी बताई गई थी वर्ब में, और वर्ब में रूल है रिगार्ड, व्यू, नो, उसके अलावा रिगार्ड है, व्यू है, नो है, उसके अलावा और भी सारे वर्ड्स हैं जैसे ट्रीट है। इन सब के साथ हमेशा एज लगाते हैं, देखिए रिगार्ड एज आ गया। और कुछ वर्ब है जैसे कि थिंक है, कॉल है, चूज है, मेक है। ऐसे बहुत सारी वर्ड्स है जहां पे एज नहीं आता है, ऐसे वर्ब में क्वेश्चंस मिलेंगे और एडवर्ब में भी। इनको लिख लेंगे, बहुत ऐसे वर्ब्स है, बट कुछ चीजें मैं बता रहा हूं। उनको माना जाएगा इलीगल माइग्रेंट। देखिए कहने का सेंस ये है, एनी अनडॉक्यूमेंटेड ओवर स्टेइंग रिफ्यूजी, कोई भी अनडॉक्यूमेंटेड है जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और ओवर स्टेइंग जो लंबे समय से रह रहे हैं, इज रिगार्डेड एज, उनको माना जाता है एन इलीगल माइग्रेंट, मतलब अवैध माइग्रेंट सिटीजनशिप एक्ट के तहत। ही कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एन इन्फिल्ट्रेटर, उनको भी माना जा सकता है एक तरह से घुसपैठी। दिस जेन्युइन एंड हार्मलेस रिफ्यूजीज रिस्क फेसिंग हरासमेंट। दस इस प्रकार से जो जेन्युइन है और हार्मलेस है, जो हार्म नहीं कर सकते, हार्मलेस दोनों ही एडजेक्टिव है, रिफ्यूजीज और रिस्क फेसिंग कर रहे हैं हरासमेंट, मतलब जिनको मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहे हैं। एनी एडजेक्टिव है, अनडॉक्यूमेंटेड पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है। ओवर स्टेइंग एडजेक्टिव है, ये नाउन है। ओवर एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये दोनों ही एडजेक्टिव है। नाउन से पहले आईएनजी आए और ईडी फॉर्म, वो दोनों ही पार्टिसिपल वाले कॉन्सेप्ट में आएगा। पार्टिसिपल के बारे में इसी चैनल पे आप सर्च कर सकते हैं, वहां देख सकते हैं नन फाइनर की वीडियोस, उसमें कई चीजें मैंने बताई हैं। प्रोफाइल पेज पे जाएंगे आप, वहां से आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट में जैसे ही देखेंगे तो नन फाइनर की वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से सारी बातें बताई गई हैं। इस सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है एन, आर्टिकल है, लीगल एडजेक्टिव है, माइग्रेंट नाउन हो जाएगा। ही कैन, वह कोई व्यक्ति, वो वो भी कहलाएगा इन्फिल्ट्रेटर। कैन के साथ बी आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, इन्फिल्ट्रेटर नाउन है। दस टाइम में आता है जेन्युइन, हार्मलेस, दोनों ही एडजेक्टिव है। रिफ्यूजीज रिस्क फेसिंग हरासमेंट कर रहे हैं, नाउन की तरह वर्क करेगा। आगे की लाइंस देखेंगे, इवन दो, भले ही, यहां तक कि इसका मतलब होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 वॉज एम्ड एट, जिनका लक्ष्य था, एम के साथ एट आ गया, एट के साथ जेरंड आएगा, प्रेपोजिशन के साथ जेरंड आएगा, जिनका एम था प्रोवाइडिंग सिटीजनशिप टू सिक्स रिलीजियस माइनॉरिटीज बिलोंगिंग टू, जो बिलोंग करते थे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। छह कम्युनिटी की बात है, रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात है। माइनॉरिटीज मतलब जिसकी संख्या कम होती है उसको बोलते हैं। ये काफी अच्छा टॉपिक है, इसी का पूरा बवाला हुआ था। इवन दो का मतलब होता है जैसे, कभी भी जैसे सेंटेंस में इवन दो आए, इसका मतलब होता है चाहे, यद्यपि का सेंस है। इवन दो द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 वॉज एम, जिसका लक्ष्य था प्रोवाइड करना सिटीजनशिप टू सिक्स रिलीजियस माइनॉरिटीज जो बिलोंग कर रहे थे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ये बात थी उस टाइम। इसमें क्या हुआ, इट ड्रू शार्प क्रिटिसिज्म, जिसमें डायट्राइब हुआ। डायट्राइब मतलब आलोचना की गई, एज इट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द लाइंस ऑफ रिलीजन, ऐसा लगा कि लोगों ने माना कि रिलीजन के नाम पे यहाँ पे चीजें भेदभाव की गई। लेकिन ऐसा नहीं था, यहाँ पे बात कही गई कि वैसे माइनॉरिटीज जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में है, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको यहाँ पे सिटीजनशिप मिलेगा, इसी के बारे में बात थी उस टाइम। लेफ्ट आउट सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स, इसमें इनको छोड़ दिया गया था क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री है, वहां पे वो खुद ही मेजोरिटी है, इसकी बात वहां थी। तो कोई टॉपिक जानना जरूरी होता है, समझना जरूरी होता है। एंड ऑल्सो श्रीलंकन, तमिल्स एंड रोहिंग्या, इनके बारे में बात हुई थी। बोथ माइनॉरिटीज इन देयर कंट्रीज में,
उसी के बाद कोविड आ गया था, आपको याद होगा। 2019 में ये मुद्दा बहुत पकड़ा हुआ था। हर जगह हंगामे, हर जगह प्रॉब्लम चल रही थी। उसके बाद कोविड आया तो सारी बातें खत्म हो गई। उसके बाद लोगों का ध्यान वहां गया ही नहीं। सभी लोग कोविड के बारे में सोचने लगे, कैसे अपने आप को बचाया जाए। उससे पहले मुद्दा आया था, क्योंकि आप न्यूज़ पेपर रेगुलर बेसिस पे पढ़ेंगे, न्यूज़ देखेंगे, तो आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। इसलिए अगर आप पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं तो आपको, आपके पास अच्छी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। तो द हिंदू पेपर में बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आते हैं हमेशा। डेली मैं एक डिस्कशन कराता हूँ, आप डेली बेसिस पे देखते हैं तो आपके इंग्लिश के साथ साथ उसके बारे में बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। जैसे बहुत स्टूडेंट की कंफ्यूजन थी, उसी के बारे में मुद्दा था। बट इन अ नोटिफिकेशन लास्ट महीने में नोटिफिकेशन आया कि अनडॉक्यूमेंटेड और ओवर स्टेइंग तमिल रिफ्यूजीज हु हैव रजिस्टर्ड देमसेल्फ, जिन्होंने रजिस्टर्ड किया है या कर चुके हैं विद अथॉरिटीज, वर ग्रांटेड एग्जेम्पशन फॉर फ्रॉम पिनल प्रोविजंस ऑफ इमिग्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट। इनको ग्रांटेड की जाएंगी, मतलब उनको अलाउ किया जाएगा एग्जेम्पशन, छूट। किसकी वजह से? पिनल प्रोविजंस मतलब प्रावधान होता है इमिग्रेशन जो देश में आते हैं या फॉरेनर्स एक्ट्स के तहत उनको मिलेगा। प्रोवाइडेड दे टुक शेल्टर इन इंडिया, उनको शेल्टर मिल सकता है, मतलब आश्रय मिल सकता है ऑन बिफोर 9 जनवरी की बात है। इस मुद्दे को पूरा समझेंगे। देखिए हुआ क्या, 2019 में मुद्दा आया। उस समय क्या हुआ कि इट ड्रू शार्प क्रिटिसिज्म, वहां पे लोगों ने आलोचना कर दी। इट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन लाइन्स ऑफ रिलीजन, कि लोगों ने कहा कि ये जो नियम है ये भेदभाव करता है रिलीजन के नाम पे। लेफ्ट आउट सेक्शन ऑफ मुस्लिम को छोड़ दिया गया। श्रीलंकन, तमिल्स एंड रोहिंग्या के बारे में बात कही गई, इनको छोड़कर ऐसा क्यों हुआ? बोथ माइनॉरिटीज इन देयर कंट्रीज हैं। बट नोटिफिकेशन लास्ट मंथ में आया कि अनडॉक्यूमेंटेड ओवर स्टेइंग तमिल रिफ्यूजी हु हैव रजिस्टर्ड, जिन्होंने रजिस्टर्ड किया है देमसेल्फ खुद को विद अथॉरिटीज के साथ, वर उनको माने जाएंगे, वो ग्रांटेड किए जाएंगे एग्जेम्पशन, ये सिंपल पास्ट के पैसिव फ्रॉम पीनल प्रोविजंस ऑफ इमिग्रेशन, ये जो एक्ट है उसके तहत दिए जाएंगे। प्रोवाइडेड दे टुक शेल्टर इन इंडिया, उनको दी जाएगी शेल्टर, जो जनवरी 2015 से पहले की बात है। इसमें थोड़ी सी बात हुई है, 2015 की बात है, आगे देखेंगे। इट्स सब्जेक्ट है ड्रू, ये हो जाएगा। वर्ब है शार्प, एडजेक्टिव है क्रिटिसिज्म, नाउन है। इट प्रोनाउन है, डिस्क्रिमिनेटेड वर्ब है, लाइंस नाउन है, रिलीजन नाउन है। लेफ्ट आउट फ्रेजल वर्ब है, सेक्शंस नाउन है, मुस्लिम्स नाउन है। श्रीलंकन एडजेक्टिव है, तमिल्स नाउन है, रोहिंग्या, ये सब नाउन के सेंस में आता है। माइनॉरिटीज नाउन है, देयर कंट्रीज की बात है, कंट्रीज नाउन हो जाएगा। बट नोटिफिकेशन लास्ट मंथ टाइम है, नोटिफिकेशन ये नाउन हो जाएगा। अनडॉक्यूमेंटेड ये पास्ट पार्टिसिपल है। ओवर स्टेइंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तमिल रिफ्यूजीज ये नाउन है। हु हैव रजिस्टर्ड, जिन्होंने रजिस्टर्ड किया देमसेल्फ विद ऑथोरिटीज के साथ, तो उन्हीं के लिए वर्ब आगे, वर्ब के साथ भी3 है। ये सिंपल पास्ट का पैसिव है। फ्रॉम एग्जेम्पशन छूट मिला है, नाउन है। पीनल एडजेक्टिव है, प्रोविजंस नाउन है। इमिग्रेशन एक्ट ये जो फॉरेनर एक्ट से नाउन है। दे प्रोनाउन है। टुक वर्ब है। शेल्टर नाउन है। इंडिया नाउन है। बिफोर जनवरी 9/15 की बात है, उसके पहले अगर उनका रजिस्ट्रेशन हो गया तो उनको छूट मिल सकती है। अब देखेंगे अदर ग्रुप्स, जो दूसरे ग्रुप से टू हैव बीन कवर्ड। दूसरे ग्रुप को भी का यहाँ पे टू का मतलब भी होता है, एक और टू का मतलब है भी, इस सेंस में आता है। ये जो अदर ग्रुप्स है उसको भी क्या किया गया है, कवर्ड किया गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। स्टिल, कवर्ड यहाँ पे एक तरह से कोई चीज को कवर करना, मतलब एक तरह समेटना बोलेंगे। स्टिल, स्टिल यहाँ पे कनेक्टर की तरह वर्क करेगा। वैसे एडजेक्टिव एडवर्ब कई इसके रूप हैं। देर इज नो चांस व्हेन इट कम्स टू द रिसेंट ट्रेंड ऑफ रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन। इसमें लिखा है कि देर इज इट कम्स टू रिसेंट ट्रेंड ऑफ रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन, इसका मतलब निकालने का सेंस है। निकालने के सेंस में आ रहा है, मतलब एक तरह से एक्सक्लूजन मतलब प्रोसेस ऑफ एक्सक्लूडिंग, छोड़कर। कि यहाँ बात कही जा रही है कि व्हेन इट कम्स टू रिसेंट ट्रेंड, अभी रिसेंट ट्रेंड की बात करें, जो चीजें चल रही हैं उसको ट्रेंडिंग बोलते हैं। जो रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन है, जो निकालने की बात है, देर इज नथिंग फंडामेंटली रॉन्ग, ये चीजें फंडामेंटली रॉन्ग नहीं, नहीं का सेंस है। विद अप्रोच ऑफ डिस्क्रीट ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ,
जो अप्रोच है, अप्रोच मतलब होता है एटीट्यूड के सेंस में आएगा। अप्रोच का मतलब होता है एटीट्यूड, एक तरह से बोल सकते हैं पोजीशन बोल सकते हैं, पर्सपेक्टिव बोल सकते हैं। डिस्क्रीट का मतलब होता है, डिस्क्रीट का मतलब हो जाएगा जैसे एक तरह से केयरफुल तरीके से। डिस्क्रीट मतलब केयरफुल होता है, केयरफुल बोलेंगे, इसका मतलब लिख देता हूँ केयरफुल। ह्यूमैनिटेरियन मतलब होता है मानवीय। रिलीफ मतलब राहत या सोलेस बोलते हैं। तो रिफ्यूजीज इन जनरल, बट दिस हैज टू बी बैक्ड बाई, उनको सपोर्ट की जानी चाहिए। हैज टू बी के साथ V3 है, पैसी में चला जाएगा। बाई कंसिस्टेंट, हैज टू मतलब पड़ता है या होता है। हैव के साथ 2+V1 पड़ता है या होता है। वाज वर्ग के साथ 2+V1 वाला है वाली है। और हैव हैज के साथ टू प्लस हैड के साथ 2+V1 पड़ा या पड़ा था। और विल हैव के साथ 2+V1 पड़ेगा का सेंस है। ये सब प्रैक्टिस करेंगे, वर्ब की चीजों का हिस्सा है। इसमें लिखा है रैशनल एंड फेयर ट्रीटमेंट फॉर ऑल। सबके लिए रैशनल मतलब कि लॉजिकल की बात है, रैशनल मतलब लॉजिकल होता है। और फेयर मतलब ऑनेस्ट है, कि सबके लिए ऑनेस्ट ट्रीटमेंट होनी चाहिए। ये पूरी बात थी इस आर्टिकल में। आइए दोस्तों, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट में। इस आर्टिकल में भारत में रिफ्यूजीज और जो इन्फिल्ट्रेटर्स है, इनके बीच अंतर करने की जटिलता पर प्रकाश डाला गया है। जो भी रिफ्यूजीज हैं, रिफ्यूजीज कानून या नीति की अनुपस्थिति के कारण विभिन्न समुदायों के साथ, माने विभिन्न समुदायों के साथ असमान व्यवहार हो रहा है। नया इमिग्रेशन और नए फॉरेन एक्ट्स कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाता है, लेकिन समान मापदंडों की कमी समस्या बनी हुई है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की बात है, कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को राहत देता है, पर धार्मिक आधार पर भेदभाव के लिए इसकी आलोचना हुई है। कि इस आर्टिकल में जो रिफ्यूजीज के प्रति निष्पक्ष, मानवीय और समान दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इसमें कई मुद्दे के बारे में चर्चा हुई है। आई होप आपने पूरी तरह से समझा। तो ये आर्टिकल काफी चर्चित आर्टिकल थी, जो 2020 से पहले 19 के समय ये काफी फेमस मुद्दा था। लेकिन कोविड की वजह से वहां पे ये चीजें शांत हो चुकी थी, तो फिर से इसके बारे में कुछ बातें आई हैं, तो इसी का आर्टिकल छपा है। आप इनको पढ़ेंगे, इससे आपकी जानकारी अच्छी होती है, इसके बारे में विशेष चीजें आप सीखते हैं। तरीके बहुत सारे हैं पढ़ने के। एक टॉपिक आप घर पे पढ़ेंगे, मैं आपको आगे बताता हूँ। इसमें एक टॉपिक आगे है। देखिए, नोबेल प्राइज दुनिया के 6 सेक्टर में दिए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन यानी बायो। उसके बाद शांति का पुरस्कार मिलता है, 4 हो गया। उसके बाद लिटरेचर है 5, और एक और इकोनॉमिक्स में मिलता है, उसी के बारे में पूरा दिया हुआ है। दिस ईयर नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स साइंटिस्ट हैज बीन अवॉर्डेड टू, किनको मिला है उसके बारे में चर्चा है, इनका नाम है। इसको आप जरूर पढ़ लें, समझ लें। इस सब में आपके जी और करंट अफेयर्स की बहुत सारी चीजें हैं जो काफी अच्छे से समझ में आती है। तो इसको मैं शॉर्ट में बताता हूँ। इस आर्टिकल में 2015 के अर्श 2025, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, 2025 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार पर आधारित, जो फिलिप एगोन, पीटर हाविक और जोएन मोकीर को नवाचार और विकास पर उनके क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन और एंजोजेंस ग्रोथ मॉडल के लिए दिया गया है। इसी के बारे में पूरी तरह से बातें हैं, ये सब नाम है, पढ़ लेंगे। इनका नाम है जो फिलिप एगोन, पीटर हॉविट और जोएल मोकीर। मोकीर ये इनको मिला है, इसी के बारे में पढ़ेंगे आप। तो इसी टाइप से टॉपिक को पढ़ेंगे, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।